जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की गणित विषय है हमारी, अध्याय है हमारा चौथा, द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बात की जाए तो इसी को हम बोलते हैं, द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, समीकरण को बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण होता है इसका सामान्य परिचय क्या है, मतलब द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा, इसमें स्पेशल कंडीशन क्या क्या लगती हैं, इसको द्विघात समीकरण ही हम क्यों कहते हैं, कैसे ये बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रयोग हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए करेंगे। तो बच्चों, हम अपने 10वीं में ही अध्याय 2 में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारे बहुपद से ही निकल करके बना हुआ है द्विघात समीकरण। ठीक है, एक होता है हमारा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो हमारा था, द्विघात बहुपद का तो सामान्य रूप आप सभी को पता होगा। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, जहाँ एक कंडीशन होती है कि ये जो a है और b है और c है, ये तो सबको पता है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ जो a हमारा है, a यहाँ एक कंडीशन लगती है कि a बराबर नहीं 0, यानी a की वैल्यू 0 यहाँ नहीं होती। यही एक इसकी स्पेशल कंडीशन होती है। तथा ये भी रहता है कि a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें देखिए चर के रूप में बात की जाए तो चर दोनों जगह यक्ष ही है, यानी इसमें सिर्फ एक ही चर होता है। वो आप a से लेकर के z तक में कोई भी एक चर मान सकते हो। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो सामान्य रूप है, जनरली इसमें चर के रूप में x का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पास a बराबर नहीं 0, a b c यहाँ वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पूरा समुच्चय आता है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ जो इसकी उच्चतम घात है, उच्चतम घात कितनी है? 2 है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, यानी जिस बहुपद की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो देखिए, ये हुआ हमारा द्विघात बहुपद। इसका अध्ययन हमने किया अध्याय 2 में। अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस यही पास जान लेंगे कि बहुपद और समीकरण जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा द्विघात समीकरण है, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो, ये समीकरण बन गया। समीकरण क्यों हुआ? क्योंकि देखो, इसमें बीच में समीका का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह आ रहा है और दो पक्ष बन रहे हैं। ये LHS हुआ गया हमारा और ये RHS। और जब इसमें दो पक्ष बनेंगे, LHS और RHS बनेंगे और बीच में समीका का चिन्ह आएगा, तब वो क्या कहलाएगा? हमारा द्विघात समीकरण। बस यही डिफरेंस है कि द्विघात बहुपद में बराबर करके 0 नहीं रहता और द्विघात समीकरण में बराबर करके 0 रहता है। यानी समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, बहुपद में एक ही पक्ष होता है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पास भी वही होती है कि जो हमारा a होता है, a बराबर नहीं 0। ठीक है, ये इसका सामान्य रूप कहलाता है। इसी को आप सामान्य रूप कह सकते हो, व्यापक रूप कह सकते हो। सामान्य रूप या व्यापक रूप की बात की जाए, आपसे यदि कोई पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताओ, तो आपको बताना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0। ठीक है, यहाँ लिख भी देना है आपको कि जहां a बराबर नहीं 0, तथा ये भी बताना है कि a b c क्या है। तो यहाँ बताओगे a b व c, ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये तीनों कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे कि रियल नंबर, यानी जितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? समीका का चिन्ह बराबर में आता है, यह समीका का चिन्ह बीच में रहता है। द्विघात बहुपद में समीका का चिन्ह नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा ये जान लेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण के मूल के बारे में चर्चा कर ली जाए। इसके बाद फिर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेंगे।
पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलते हैं तो आपको भी इजी लगेगा और समझ में आएगा और थोड़ी आपकी पढ़ाई इंटरेस्टेड बनेगी। तो चलिए देखो, आपने सामान्य रूप तो जान लिया, व्यापक रूप इसी को कहते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा द्विघात समीकरण के मूल। तो यदि आपसे कोई भी पूछे द्विघात समीकरण का मूल बताओ तो आपको बताना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी जो श्रीधराचार्य जी ने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया था, उसी सूत्र को हम कह देते हैं द्विघात समीकरण का मूल कह देते हैं। और ये सामान्य रूप को ही व्यापक रूप कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। ये सारी चीजें तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। द्विघात समीकरण की उच्चतम घात भी आपने देख लिया कि उच्चतम घात 2 है, ठीक है, जहां कंडीशन ये भी लग जाए कि जो आपकी वास्तविक संख्या पहली a है वो 0 के बराबर नहीं होगी। देखो यदि इसको 0 मान लेंगे तो ये पूरा पूरा पद विलोपित हो जाएगा, फिर क्या बचेगा bx प्लस c बराबर 0। तो फिर ये द्विघात नहीं होगा, फिर ये रैखिक समीकरण कहला जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी घात फिर 1 बचेगी x की। इसीलिए यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होगी। a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघात समीकरण के मूल की बात की जाए तो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब चलिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हमारे अध्याय की भूमिका है, भूमिका पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि जब तक हमको किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन यानी उसकी सामान्य जानकारी या हम उसी को कहें कि परिचय, जब तक हमारा किसी से परिचय नहीं होगा, हम किसी से रूबरू नहीं होंगे, तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी। तो देखिए हमारी बुक में बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको बताया है कि अध्याय 2 में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है, आप सभी कर भी चुके हैं। यदि ना किए हो तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अध्याय 2 से रिलेटेड सारे वीडियो, प्लेलिस्ट भी आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अध्याय 2 से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर की सहायता से आप बहुपदों के बारे में जान सकते हो। तो देखो जो हमारा बहुपद है उसका सामान्य रूप हमने पहले भी बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a बराबर नहीं 0 एक प्रकार का द्विघात बहुपद था जिसके बारे में आपने पढ़ा। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, ठीक है ना, अभी आपने देखा कि हमने इसी बहुपद को क्या किया, शून्य के तुल्य कर दिया। तो जब शून्य के तुल्य कर दिया यानी जो हमारा द्विघात बहुपद है इसकी तुलना किससे कर दिए, शून्य से कर दिए, तब ये हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। देखिए कितना व्यवस्थित तरीके से और शब्दों का संयोजन कितना अच्छा होता है। बुक का इस्तेमाल हमें हमेशा करना चाहिए। तो देखिए शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। वास्तविक जीवन से संबंधित कई कठिनाइयों या समस्याओं को हल करने में हम द्विघात समीकरणों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पास दिया है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, ठीक है ना, धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। मान लो कोई ट्रस्ट है वो 300 वर्ग मीटर का एक क्या बनाना चाहता है, प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। देखो इसकी लंबाई है ना, चौड़ाई को उसने क्या मान लिया, x मान लिया, तो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, है ना, अधिक हो तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पास ये एक तर्क के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अब इस तर्क को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। अब द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके इस समस्या का हल हम पा सकते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। फिर देखिए यहाँ अब ये दिया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों, ध्यान रखना कहां से इसकी शुरुआत हुई, ये लोग मानते हैं कि जो बेबीलोन वासी थे ने सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों को हल किया था। उदाहरण के लिए वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो। आपको पता था ना जब आपने द्विघात बहुपद को हल किया था तो जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, ठीक है, तो इसमें एक क्या था, a और c का गुणनफल होता था और जो b था उसका क्या था, योगफल होता था। तो आपने देखा कि योगफल और गुणनफल के माध्यम से कितनी संख्याएं ज्ञात की जा सकती थी, 2 संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता था। आपको पता होगा कि इसके 2 शून्यक होते हैं, ठीक है ना, यानी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, यानी 2 हल प्राप्त होते हैं या 2 मूल प्राप्त होते हैं। एक को आप अल्फा बोलते थे और एक को बीटा बोलते थे।
तो यही सारी चीज बता रहा है ये कि बेबीलोन वासियों ने सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों को हल किया था और वे जानते थे कि किन्हीं या कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो। ध्यान दीजिए कि यह समस्या, तो बेबीलोन वासियों ने इस समस्या को x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के प्रकार के समीकरण को हल करने के तुल्य है, ऐसा माना। अब देखो इसके बाद आ जाते हैं यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयां ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कौन थे ये यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड थे। इनके बारे में अध्याय फर्स्ट में वास्तविक संख्या में आपने पढ़ लिया है। अंक गणित में इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया था। इसके बाद इन्होंने द्विघात समीकरण में भी काम किया। तो इन्होंने क्या किया था, यूक्लिड ने लंबाइयां ज्ञात करने के लिए एक ज्यामितीय विधि विकसित की थी जिसे हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यूक्लिड ने इसको लंबाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण को बनाया। इसका मीन्स यही निकलता है कि यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड थे, इन्होंने लंबाइयां ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाया। यह द्विघात समीकरण के माध्यम से लंबाइयां ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, व्यापक रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। अब देखिए यदि विस्तृत रूप में बात की जाए तो द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय किसको जाता है, भारतीय गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में ब्रह्मगुप्त नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। देखिए इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस दिया था या डिफरेंट सूत्र दिया था। हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्तमान में पढ़ रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इन्होंने यहीं पास c को पक्षांतरित कर दिया था तो ये क्या मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर इन्होंने c बताया था। ठीक है ना, ये किसने बताया, ब्रह्मगुप्त ने बताया ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य, ये भी एक भारतीय गणितज्ञ ही हैं, जो अभी आपने एक सूत्र पढ़ा, श्रीधराचार्य द्वारा ही निर्मित ये सूत्र है द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करने के लिए कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये किसके द्वारा दिया गया सूत्र है, श्रीधराचार्य के द्वारा ही दिया गया सूत्र है। ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र, यानी जो हमारा ये x बराबर सूत्र है इसी सूत्र को आप बोलोगे द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र किसने दिया था, तो आपको बताना है श्रीधराचार्य जी के द्वारा द्विघाती सूत्र दिया गया था। अब सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। पूर्ण वर्ग विधि के बारे में आप आगे पढ़ोगे, यानी आप द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हो। तो श्रीधराचार्य जी ने पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल करने वाले सूत्र को प्राप्त किया था। फिर इसके बाद भास्कर सेकंड लिखा कि एक अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी, इनके बारे में भी आप लोगों ने अध्याय फर्स्ट में पढ़ लिया है, अल-ख्वारिज़मी के बारे में, ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। इसके बाद है अब्राहम बारहिया हा नासी यूरो ने 1145 में छपी अपनी पुस्तक, देखो इनका क्या नाम था, ये भी एक गणितज्ञ हैं, अब्राहम बारहिया हा नासी यूरो, इनकी छपी पुस्तक है लिबर इम्बाडोरम। कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखा, लिबर इम्बाडोरम। किसने लिखा था, अब्राहम बारहिया हा नासी यूरो ने, में विभिन्न द्विघात समीकरणों के पूर्ण हल दिए हैं। अब देखो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस अध्याय में आप द्विघात समीकरणों और उनके हल ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन की कई स्थितियों में भी आप द्विघात समीकरणों के कुछ उपयोग देखेंगे। अब थोड़ा सा चलिए हम अपने बुक में भी द्विघात समीकरण के बारे में क्या बताया गया है इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो चर यक्स में, यहाँ पास देखो सभी में चर क्या है, यक्स है, देखो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें चर क्या है, x है, इसलिए लिखा है कि चर x में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं।
तथा a बराबर नहीं 0 है। ये सारी बातें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। अब उदाहरण के लिए देखो, एक समीकरण ले लिया 2x² + x - 300। देखो यदि इसमें बात की जाए तो a का मान कितना है, तो a का मान है 2, b का मान कितना है, तो b का मान मतलब x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, और c का मान कितना है, तो c का मान है -300। एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार 2x² - 3x + 1 बराबर 0। इस प्रकार से कई द्विघात समीकरण यहाँ पास दिए हैं। वास्तव में कोई भी समीकरण px बराबर 0 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, px क्या होता है, आपका बहुपद होता है, और px की तुलना जब आप किसके तुल्य मान लोगे, 0 के तुल्य मान लोगे, तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण। ठीक है ना। तो वास्तव में कोई भी समीकरण किसके रूप का होता है, px बराबर 0 के रूप का होता है। कभी भी यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कोई भी समीकरण px बराबर 0 के रूप का होता है, तो आप लिखोगे कि हाँ, कोई भी द्विघात समीकरण px बराबर 0 के रूप का होता है, जहां px घात 2 का एक बहुपद है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये px क्या है, घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम px के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त हो जाता है। देखो यहाँ समीकरण में जो घातें लिखी हैं ये किस रूप में लिखी हुई हैं, घटते क्रम में। यहाँ की घात 2, यहाँ की घात 1, और ये अचर पद है, तो अचर पद की घात क्या हो गई, 0 हो गई। और ax² + bx + c हमारा क्या हुआ, एक बहुपद हुआ px। अब px की तुलना किससे कर दिए, 0 से कर दिए। तो जब px की तुलना हम 0 से कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। तो ax² + bx + c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने जाना द्विघात समीकरण से संबंधित सामान्य जानकारियों के बारे में। अब हम इसके आगे के वीडियो लेक्चर्स में इन समीकरणों को हल करने के लिए देखेंगे कि किस प्रकार से इन समीकरणों को हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि होती है, और एक होती है जो आप सूत्र की सहायता से या द्विघाती सूत्र की सहायता से, जिसका प्रतिपादन किसने किया है, श्रीधराचार्य जी ने किया है, के द्वारा आप द्विघाती समीकरणों को हल करके उनके मूलों को ज्ञात करोगे। धन्यवाद बच्चों, आगे वाले वीडियो लेक्चर में आप ये सारी चीजों को देखोगे।